ट्रेन में भीख मांग रही थी एक लड़की, कोई उसे 5 रुपए दे देता था तो कोई उसे 10 रुपए दे देता था, लेकिन एक लड़का उसको पैसे ही नहीं बल्कि अपना सब कुछ दे देता। दोस्तों, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, बहुत ही रोमांचक और आपके दिल को छू लेने वाली कहानी है। बस आप लोग कहानी को अंत तक सुनिएगा और प्रेरणा लीजिएगा। ये कहानी है, शुरू होती है पटना से कोटा ट्रेन में। एक लड़का जिसका नाम निखिल कुमार होता है, वो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पिछले 2 सालों से वो अपने शहर पटना से ही कोचिंग करके पेपर देता था, लेकिन उसका एग्जाम निकलता नहीं था। तो फिर वो कोटा जाकर कोचिंग करने की सोचता है कि वहाँ कोचिंग संस्थान में अच्छे हैं, मेरे लिए बेहतर रहेगा। वो कोटा में ही अपना एडमिशन करवा लेता है और वहीं रहकर तैयारी शुरू कर देता है। होली की छुट्टियां मनाने वो घर आता है और छुट्टी पूरी होने के बाद फिर से वापस कोटा के लिए रवाना होता है। तो वो पटना से कोटा के लिए ट्रेन में बैठता है और जब ट्रेन आरा से निकलती है तो वो देखता है कि एक लड़की अब ट्रेन के डिब्बे में भीख मांग रही थी। एक लड़की को ऐसे भीख मांगता देख उसे बहुत दया आती है, क्योंकि लड़की देखने में बहुत मासूम थी। वह एक साधारण सा सूट और सलवार पहनने थी, लेकिन बदन को अच्छे से ढक रखा था। भीख मांग रही थी, कोई उसे 5 रुपए देता तो कोई उसे 10 रुपए दे देता था। कोई बोल देता कि आगे हो जाइए, हमारे पास नहीं है। सभी का अपना अपना हाव भाव होता है। भिखारी को लेकर वो लड़की जब ट्रेन में चढ़ती है थी, तभी से निखिल उसको बस देखे ही जा रहा था। डिब्बे के दूसरे दरवाजे पर थी और निखिल पीछे के दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। फिर वो लड़की भीख मांगते हुए आगे बढ़ती रहती है और निखिल के सामने आकर उससे भी भीख मांगने लगती है। हाथ को फैला लेती है, लेकिन निखिल उसको तब से देख ही रहा था और फिर भी वो अपनी जेब में हाथ डालता तो उसके हाथ में 5 रुपए का सिक्का आता है और वो उस लड़की के हाथ पर रख देता है और लगातार बस उसकी आंखों में ही देखे जा रहा था। लड़की को भी अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि वो काफी देर से बस उसे ही देखे जा रहा था। लड़की उसकी तरफ देखती तो उसकी निगाहें सिर्फ उसी पर टिकी थी, लेकिन प्राची के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। दोस्तों, यह लड़की का नाम प्राची होता है। उसके लिए ये आज की कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत लड़की थी। लड़के तो उससे देखते ही रहते थे। अब जब पैसे देते हुए उसकी आंखों में देख रहा तो प्राची को थोड़ा असहज महसूस होता है। उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन वो फिर भी अपनी नज़र नीचे करके आगे निकल जाती है। अब इस डिब्बे में वो सभी से भिक्षा मांग चुकी थी, तो वो दूसरे डिब्बे में घुस जाती है। निखिल भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी उसके पीछे पीछे उस डिब्बे में घुस जाता है जिसमें वो गई थी और दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है और चोरी छिपे उसे देखता रहता है। वो बारी बारी से सभी से भीख मांग रही थी। अब ये डिब्बे भी पूरा हो जाता, लगभग 10 से या 15 मिनट हो चुके थी। अब निखिल प्राची से पीछे मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। प्राची देखती है कि ये लड़का खड़ा है। उसे निखिल की पीठ दिखाई दे रही थी। वो नहीं जानती कि ये वही लड़का है, उसे तो बस पैसा मांगना था, तो वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। अब निखिल भी उसकी तरफ पलटता है तो प्राची की समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उससे पहले ही उससे भिक्षा मांग चुकी थी। तो हाथ जो उससे भीख के लिए फैलाए हुए थे, कुछ समय के लिए ऐसे ही फैलाए रखती। अब निखिल भी अपनी जेब में हाथ डालता तो उसकी जेब में एक नोटों की गड्डी निकलती है और वो नोट की बंधी हुई गड्डी जिसमें 15,000 रुपए थे, सभी उसके हाथ पर रख देता है। अब प्राची इतने पैसों को देख कर हैरान हो जाती है। वो कुछ समझ ही नहीं पाती कि अब इस लड़के के साथ क्या व्यवहार करें, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि हाथ में इतना पैसा होता है कि वो कई दिनों तक भीख मांगकर इतना पैसा जमा नहीं कर सकती थी, और यहाँ एक ही पल में वो लड़का उसे 15,000 रुपए दे देता है। अब निखिल प्राची की आंखों में ही देख रहा था और प्राची उसकी आंखों में देखने लगती है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक दूसरे से कुछ भी कह नहीं पाते थे। अब निखिल को लगता है कि शायद प्राची कुछ कहना चाहती है। इससे पहले ही वो बोल पड़ता है कि मेरे पास अभी सिर्फ इतने ही हैं, इससे ज़्यादा अभी नहीं है। प्राची ये बात सुनकर अपनी नज़र को झुका लेती है
उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ऐसा ही काफ़ी समय तक चलता रहा। निखिल भी अपने को असहज महसूस कर रहा था और उधर प्राची भी असहज महसूस कर रही थी। लड़का फिर वहाँ से चला जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब प्राची अगले स्टेशन पर उतर जाती है, क्योंकि उसको भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या है। आज तक उसे किसी से भी इतने पैसे नहीं दिए। सबसे ज़्यादा तो आज तक उसे पैसों मिले हैं, वो 100 रुपये मिले थे। अब एक बार में ही 15,000 रुपये मिल जाना, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। निखिल कुमार अच्छे अमीर परिवार से थे, तो उसके लिए 15,000 रुपये की रकम कोई मायने नहीं रखती थी। उसके पिता के 2-3 ईंट के भट्टे होते हैं, उससे अलग 100-200 बीघा जमीन होती है। इससे ही बड़ी आसानी से नीट की तैयारी कर रहा था। इसलिए वह सोचता है कि पहले देख लेते हैं, अगर नंबर आ जाएगा तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज से भी डॉक्टर की पढ़ाई कर ही लूँगा। क्योंकि निखिल के पास पैसा पर्याप्त था। निखिल सिर्फ प्राइवेट और सरकारी कॉलेज के चक्कर में तैयारी कर रहा था। दोस्तों, निखिल अपनी सीट पर बैठा हुआ था और उसके पास अब कुछ ज़्यादा पैसे बचे नहीं थे। मतलब कैश तो ख़त्म हो ही चुका था, क्योंकि जो कुछ पैसे थे सभी वो उस लड़की को दे चुका था। लेकिन अब बैंक के अकाउंट एटीएम में काफ़ी पैसा था, पर कैश अब ख़त्म हो गया था। तो उसको ज़रा सा एहसास होता है कि यार मैंने क्या पागलपन कर दिया। और कुछ देर तक वो ऐसे ही सोचता रहा। अब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, तो ये नीचे उतरता है और दूसरे डिब्बे में जाकर देखता है कि वो लड़की अभी भी भीख मांग रही थी। क्या वो उसको दिखाई नहीं देती? फिर उसको लगता है कि शायद वो पहले स्टेशन पर ही उतर गई होगी। और फिर निखिल कोटा पहुंच जाता है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक रात सपने में वो उस लड़की को देखता है। सपना कुछ ऐसा था कि जैसे वो लड़की उससे कुछ कहना चाहती थी, उसे अपने पास बुला रही हो। उसको महसूस होता है कि शायद वो मेरा इंतजार कर रही है। फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो सुबह उठकर सोच में पड़ जाता बहुत ज़्यादा। वो अब बेचैन हो गया था। वो खुद को सोचने लगता है कि मुझे अपनी सीट पर ना बैठकर उस लड़की के पीछे ही जाना चाहिए था। कुछ ऐसा ही उसके माइंड में चल रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके माइंड में चल रहा था कि वो लड़की कौन थी, कहाँ रहती है, सब बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। वो सो नहीं पाता। उसको ऐसा लगने लगता है कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया। प्यार मुझे शायद पहली नज़र में ही हो गया था, तभी मैं उसको इतना देख रहा था। अब सोचता हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। अगर ये बात मेरे मन में ही दबी रखी तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वो सारी बात अपने दोस्त से शेयर करता है और बताता है कि मैंने अब उससे बिना मिले नहीं रह सकता हूँ, जब तक कि वो खुद से नहीं मना कर देती। जब तक वो मना नहीं करेगी या कोई जवाब नहीं देगी, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। उसका दोस्त उसे सलाह देते हुए कहता है कि वो लड़की तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि इस तरह के लोगों का अपना जगह सेट होता है। इन जगहों पर जाना है और अपना जो काम है, भिक्षा का काम करना है। अगर वो तुम्हें उस ट्रेन में मिली है तो तुम फिर से वहीं जाओ और तुम्हें ज़रूर वहीं मिल जाएगी। अगले दिन उसी पटना से कोटा जाने वाली ट्रेन में मनोज चढ़ जाता है और इंतज़ार करता है। लेकिन वो लड़की आज उसे दिखाई भी नहीं देती है। फिर वो अनुभव करता है कि वो लड़की मुझे आरा स्टेशन से मिली थी और फिर मुगल सराय से पहले ही उतर गई थी। मुझे आरा के लिए निकलना चाहिए, शायद वो वहीं हो। फिर निखिल आरा स्टेशन पर पहुंचता है और सभी आने वाली ट्रेनों में बारी बारी से चढ़ता है। उस लड़की को ढूंढता है। आखिरकार एक ट्रेन में, जनरल डिब्बे में, उसको वो लड़की दिखाई दे जाती है। वो डिब्बे में भीख मांगते हुए निखिल की तरफ ही बढ़ी आ रही थी। जैसे ही निखिल को देखती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छलकने लगती है और निखिल भी उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। प्राची आगे जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो निखिल से आगे निकल जाए। फिर भी थोड़ी देर रुकने के बाद वो आगे निकल जाती है। अब निखिल उसको वहां से ट्रेन में कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि सभी लोग वहां होते हैं। ऐसे चलती ट्रेन में किसी अनजान लड़की से बात करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल काम था। काफी समय तक वो एक दूसरे को देखते रहे और फिर ये ट्रेन के रुकने का इंतजार करते हैं।
जैसे ही ट्रेन आरा के पास एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है तो प्राची उस ट्रेन से उतर जाती है और प्राची सोचने लगती है ये लड़का 3-4 दिन पहले ही गया था और आज फिर से चला आया। इसकी कुछ समझ नहीं आता है। एक पल के लिए उसको लगता है कि शायद हमारे लिए ही आया हो, लेकिन ऐसा वो कुछ सोचती नहीं है कि तो उसको अपनी हालत भी दिख रही थी कि मैं क्या करूं, और वो तो उसको 10,000 रुपये भी दिया था, ये उसको याद था। लेकिन दिल है तो दिल में तो बात आ रही थी। अब उसके पीछे पीछे निखिल भी ट्रेन से उतर जाता है और छुपकर उसका पीछा करने लगता है। प्राची स्टेशन के पीछे एक कच्चा रास्ता होता है, वो उसी रास्ते से लगभग 1 किलोमीटर चलती रहती है और अपने गांव में पहुंच जाती है। निखिल भी उसके पीछे छिपा चला जा रहा था। उसकी नज़रों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसी गांव में पहुंच जाता है जब प्राची का घर गांव के बिल्कुल छोर पर था। एक कच्चा खपरेल का मकान था। आगे सहन में एक छप्पर डला हुआ था। मकान में लगभग 50 मीटर दूर उनका एक गैर था जहाँ वो अपने गाय वगैरह बांध कर रखते थे। उनके लिए भूसा भी वहाँ एक कमरे में रखा था। दोस्तों, अब निखिल थोड़ा अंधेरा होने का इंतजार करने लगता है कि हल्का अंधेरा हो जाए तो घर के नज़दीक चला जाऊंगा। अंधेरा होने पर उनके घर के पीछे आ जाता है और छिपकर उनके घर के हालात देखकर तो हैरान रह जाता, क्योंकि प्राची के पिता का एक पैर कटा हुआ था। उसका घर का हालत देखकर निखिल बड़ा परेशान होता। कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, ताजी पट्टी उस पर बंधी हुई थी। घर में प्राची के अलावा 3 बहनें हैं, एक छोटा भाई है और माँ है। माँ खाना बना रही थी और फिर प्राची पैसों को अलमारी में रखते हुए कहती है कि आज फिर से लफड़ा हो गया। तो माँ पूछती है बिटिया क्या हो गया। तो प्राची बताती है कि माँ, वो जो 15,000 रुपये लड़का दिया था आज फिर से टकरा गया मुझसे, तो मैं उससे देखकर उतर गई। माँ कहती है अरे तुम उतर क्यों गई, शायद आज भी कुछ पैसे दे देता। तो प्राची कहती है नहीं माँ, मैं भीख मांगती हूँ और कोई इस तरह से पैसे दे देता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो माँ मुस्कुराते हुए कहती है बेटा, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम्हारा रास्ता रोक लेता है। इस पर प्राची कहती है कि माँ तुम भी बस मजाक करती हो। फिर प्राची घर का थोड़ा बहुत काम करती है और एक बाल्टी में जो बचा कुचा खाना होता है उसको लेकर घेर में जाने लगती है जहाँ गाय बंधी होती है। निखिल भी मौका पाकर उसके पीछे घेर में पहुंच जाता है। अब प्राची गाय को वो बचा हुआ खाना डाल देती है और गाय को प्यार से सहलाने लगती है। तभी उसको महसूस होता है कि शायद यहाँ कोई और है। फिर वो इधर उधर देखने लगती है। उसके पास एक टार्च होती है। उसको जब वो ऑन करके ढूंढना शुरू करती है तो वो निखिल को देखकर चिल्ला देती है। वो डर जाती है कि आखिर ये यहाँ इतनी रात में कैसे और क्यों आया है। उसको चिल्लाता देख निखिल उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और धीमी आवाज में बोलता है चिल्लाती क्यों हो, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। इस तरह की बातें सुनकर प्राची कांप जाती है। निखिल बोलता मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। निखिल ने एक हाथ उसके मुंह पर रखा था और दूसरे हाथ से उसको पकड़ रखा था। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब प्राची खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो निखिल उसको छोड़ते हुए कहता है कि अगर तुम इतना ही डर लग रहा है तो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। अब निखिल प्राची को छोड़ देता है। प्राची उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती है, उससे देखकर देखने लगती है। अब कहती है कि क्या तुम सचमुच मुझसे मिलने के लिए आए हो, मुझे देखने के लिए आए हो। इस पर निखिल कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ मेरे आने का कोई और भी मकसद हो सकता। मैंने जब से तुम्हें देखा मैं बहुत ही बेचैन हो गया हूँ। ना तो पढ़ाई में मन लग रहा है, ना काम में मन लग रहा है, ना ही कुछ कर पा रहा हूँ। बस रात दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तो मैं तुम्हें ढूंढने चला आया हूँ। प्राची कुछ नहीं बोलती, बस उसे सुन रही थी और देखे जा रही थी। निखिल कहता है कि शायद तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अब मैं वापस जा रहा हूँ। सुबह तुम्हारा स्टेशन पर इंतजार करूंगा तुम्हें देखने के लिए। तुम भले ही मुझसे मत देखना, लेकिन मैं तुम्हें देखता रहूंगा। बस मुझे आप देखने से मत रोकना। अब निखिल वहां से जाने लगता है। उसको जाता देख प्राची धीमी आवाज में बोलती है सुनिए निखिल। प्राची की आवाज़ सुनकर रुकता है तो प्राची कहती है कि आप रात में कहाँ भटकते रहेंगे। आप
चाहें तो यहाँ भी रुक सकते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है, स्टेशन पर खाना वगैरह भी नहीं मिलेगा। फिर वो एक चारपाई डालती है और निखिल से कहती है कि आप यहाँ आराम कर लो, जब सभी सो जाएंगे तो मैं आपके लिए खाना ले आऊँगी। प्राची की ये बात सुनकर निखिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो उसको लेकर बहुत दूर तक सोचने लगता है। अब वो घर जाती है तो माँ रोटियां बना रही थी। माँ से कहती है, माँ आप खाना खा लो, मैं रोटी बना दूँगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि माँ रोटी बनाए और कोई रोटी जल जाए, फिर वो सभी को सोने का इंतजार करने लगती है। और एक थाली में 3-4 रोटी और अचार रखकर निखिल के लिए ले आती है। प्राची को आता देख निखिल बैठ जाता है। प्राची उसको खाना देकर नीचे बैठ जाती है, तो निखिल कहता है कि तुम पहले तो ऊपर बैठो। तो प्राची कहती है कि तुम यही ठीक है, आप खाना खा लो, पता नहीं कब से भूखे हैं। फिर निखिल हाथों को धोता और रोटी का टुकड़ा तोड़कर पहले प्राची की तरफ बढ़ाता और प्राची कहती है, आप खा लीजिए, मैंने तो खा लिया है। तो निखिल कहता है, नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, क्योंकि प्रत्येक घर में यूनिट के हिसाब से रोटियां बनती थी, तो अपने हिस्से का प्राची खाना निखिल के लिए लाई थी। इसलिए निखिल उसे बार बार कहता है कि तुम, हमें पता है अच्छी तरीके से तुमने अभी तक नहीं खाया। निखिल प्राची को भी खिलाता है और खुद भी खा लेता है। दोनों खाने के बाद बातचीत करते हैं, तो निखिल प्राची से पूछता है कि ये काम तुम कब से कर रही हो। तो प्राची कहती कि मेरे पापा पहले मजदूरी करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में इनका एक पैर खराब हो गया और डॉक्टर को उसे काटना पड़ा, तो अब वो काम नहीं कर पाते हैं। जो सारा जमा हुआ पैसा था, सारा दवाइयों में खर्च हो गया और उनका पैर भी कट गया, जिससे घर चलाने के लिए मुझे काम करने की ज़रूरत पड़ी। काम करने में सबसे साधारण काम मुझे भीख मांगना ही लगा, तो इसलिए मैं भीख मांगती हूँ। और लोग मुझे गलत निगाह से भी देखते हैं, लेकिन मुझे अपने परिवार को देखना है। और पिताजी का पैर भी अभी तक सही नहीं हुआ है, उसने घाव है और तो दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं, खर्चा ज़्यादा है। बोलने को तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मदद सिर्फ उसी की करते हैं जहाँ से पैसा वापस आने की उम्मीद भी हो। अब निखिल भी अपने बारे में सब कुछ बताता है कि मैं ऐसे ऐसे तैयारी कर रहा हूँ। वो एक दूसरे को से अपनी बारे में जानकारी देते हैं और बात करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं। अब प्राची कहती है कि सवेरा हो गया है, अब तुम स्टेशन चलो, मैं तुम्हें वहां तक साथ ही छोड़ आऊंगी। तो निखिल इस पर बिल्कुल राजी नहीं होता। उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ, तो निखिल बताता है कि हम कल फिर दोबारा से उसी घेरे में आएंगे। तब निखिल वहां से जाने के लिए तैयार होता है। फिर प्राची निखिल को छोड़ने के लिए स्टेशन पर आ जाती है और घर जाकर फिर से सो जाती है। वह दिन में और एक होटल में रुकता है और रात में प्राची के घर आ जाता है। भीख मांगने के लिए भी प्राची उस दिन नहीं जाती, तो उसकी माँ कहती, बेटा क्यों नहीं गई हो, ऐसे कैसे काम चलेगा, खर्चे बहुत हैं। तो प्राची कहती कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि निखिल ने उसे सख्त मना किया था कि आज से वो भीख मांगेगी नहीं और उसे भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों मन ही मन में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो निखिल कहता है कि तुम्हारा परिवार भी मेरा ही परिवार है। अब फिर रात होती है तो निखिल घेर में आ जाता है और प्राची आज अपने हाथों से निखिल के लिए खाना बनाकर ले जाती है। जैसे ही घर वाले सभी सो जाते हैं, तो प्राची घेर में निखिल के लिए खाना लेकर पहुंच जाती है और दोनों के मन में कोई भी ऐसा गलत भाव नहीं था, जो एक दूसरे के प्रति गलत भाव, दोनों सच्चा प्रेम करते थे। बस दोनों एक दूसरे से बातें कर किए जा रहे थे। अब सुबह होते ही निखिल वापस होटल चला गया और प्राची फिर जाके सो गई। लगातार ऐसा 5 से 6 दिन चलता रहा। दिन में होटल में रुकता, रात में प्राची के पास आता, निखिल ऐसा ही करता रहा। 7वें दिन कुछ ऐसा हुआ कि प्राची की माँ को कुछ कुछ शक हुआ कि मेरी बेटी ऐसा क्या काम कर रही है, ना ही वो भीख मांगने जा रही है और ना ही हमारे यहाँ सोती है, अलग सोती है। उस दिन प्राची की माँ सोई नहीं, उस पर नजर रखने लगती है, आखिर उनकी लड़की क्या काम कर रही है। वो आज रात सोती नहीं है और जैसे ही प्राची खाना खाने
कर निखिल के लिए लेकर जाती, तो वो भी उसके पीछे चली जाती है और छिपकर दोनों देखने लगती हैं। देखती हैं कि दोनों बैठकर एक दूसरे को खिला रहे हैं। माँ फिर उनके पास पहुंच जाती है। अब प्राची को, माँ को देखकर निखिल भी घबरा जाता है और प्राची भी घबरा जाती है, लेकिन प्राची थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर अपनी माँ को बताती कि माँ, ये वही लड़का है जिसने हमें ट्रेन में 15,000 रुपये दिए थे। क्योंकि प्राची के घर में निखिल की अक्सर बातें होती रहती थी और प्राची बताती थी कि निखिल एक अच्छा लड़का है, अक्सर बताती रहती थी। तो उसने जी भर के नहीं, छुप छुपा के भी कहीं ना कहीं प्राची भी निखिल को देखती थी और निखिल भी प्राची को देख ही रहा था। अब प्राची अपनी माँ को सारी बातें बता देती है और फिर निखिल भी आगे बढ़ता है और कहता है कि माँ जी, मैं प्राची से शादी करना चाहता हूँ। माँ कहती है बेटा, ये वहाँ तक तो ठीक है, क्या तुम्हारे माँ बाप इस बात के लिए राजी हो जाएंगे? तो वो कहता है कि माँ, इस बात पर चिंता आप मत कीजिए, ये सब कैसे करना है मुझे अच्छे से पता है। लेकिन प्राची की माँ उन दोनों को शादी मंदिर में करा देती है और शादी के बाद निखिल प्राची को लेकर कोटा चला जाता है और उनके खर्चे के लिए अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर दे देता। पैसा उसके अकाउंट में काफ़ी था, घर वाले हर हफ्ते पैसे डालते रहते थे। वो प्राची की माँ से हाथ जोड़कर विनती करता है कि मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ, आप किसी भी तरह से संकोच नहीं कीजिएगा, बेटा और दामाद में कोई फर्क नहीं होता है, एक बेटा होने का फर्ज मैं बखूबी निभाऊंगा। अब दोनों कोटा पहुंच जाते हैं। निखिल पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई पर उसका कुछ खास ध्यान नहीं रहता है। शादी हो चुकी थी तो बस दिन भर अपनी पत्नी के साथ ही घूमता रहता। पति पत्नी दोनों बढ़िया जिंदगी गुजार रहे थे। अब लगभग 1.5 महीना ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन अब कोई निखिल के घर खबर दे देता, हाँ, कि आपका लड़का शादी कर चुका है या शादी नहीं भी किया है, तो फिर भी एक लड़की के साथ लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रहा है। पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है, बस दिन रात उसी के साथ घूमता रहता है। निखिल के पापा ये बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। वो इस बात से ज़्यादा नाराज होते हैं कि ऐसे कैसे लिविंग में रह सकता है। वो डायरेक्ट अपने बेटे को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि तुम किसी लड़की के साथ रहते हो? निखिल साफ साफ मना कर देता है। उसके बाद निखिल कहता है कि पापा, ये लड़की हमारे साथ ही पढ़ाई करती थी और हमने शादी कर लिया है, लिविंग में नहीं रह रहे हैं। क्योंकि प्राची बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इसकी जो खूबसूरती थी वो थोड़ा दबी हुई थी उसके घर के हालात के कारण। क्योंकि गरीबी में कुछ भी हो सकता है। अब जब ये एक खुशहाल माहौल में निखिल के साथ रहती, फिर जो उसके चेहरे पर रौनक आती है, तो उसके सामने किसी हीरोइन की खूबसूरती भी फीकी पड़ने लगती थी। और सभी निखिल को कहते हैं कि भाई, लड़की अगर कोई लाया है तो यही लाया है। अब निखिल के पापा कहते हैं कि तुमने जब शादी कर ली है तो लड़की को घर लेकर आ जाओ, यहाँ की भी जो रस्म रिवाज हैं उनको भी पूरा करना है। अब निखिल प्राची को लेकर घर जाता है और जो भी रस्म रिवाज थे सभी बड़ी ही तैयारी के साथ पूरे किए जाते हैं। फिर निखिल के माँ बाप कहते हैं कि बेटा, इनके माता पिता कहाँ हैं? तो इस पर निखिल कहता है कि पापा, वो अभी नाराज हैं, धीरे धीरे मैं आप लोगों को उनसे मिलवा दूंगा। वो इसलिए बोल देता है कि अगर अभी इन लोगों को सच बता दिया तो लोग बहुत गुस्सा जाएंगे और दिक्कत पैदा करेंगे। और फिर अपनी पत्नी यानी प्राची को समझाता है कि तुम इन सभी लोगों को इतनी सेवा करो कि इतनी लोगों को दिल जीत लो कि ये सभी लोग तुमसे खुश हो जाएं और अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करने लगें। ये मानने लगे और होता कुछ ऐसा ही। प्राची बहुत ही ज़्यादा अपने सास ससुर की खूब सेवा करती, सभी रहती है। फिर एक दिन निखिल ये सब सच्चाई अपने माँ बाप को बता देता है, तो उसके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं और उससे शाबाशी देते हुए उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शायद अगर ये किसी बड़े परिवार की लड़की होती तो शायद ही हमें इतना इज्जत और मान सम्मान ना दे पाती, हमारी इतनी सेवा ना कर पाती। फिर भी निखिल के माँ बाप प्राची के माता पिता से मिलने जाते हैं और उन्हें भी अपने साथ घर ले आते हैं और घर ये सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों,